हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वंडवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संयुक्त अधिवेशन के बारे में। इसके पहले के कुछ वीडियो में हमने संक्षिप्त रूप में इसकी चर्चा की थी। हमने आपको बतलाया था कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किसी विधेयक के मामले में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत ये बात हमने कई बार बताई और शायद आप पहले से भी इस बात को जानते होंगे। आज की इस क्लास में इसको थोड़ा और विस्तार से हम सब समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी जगह है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति को करना पड़ता है। आप इस बात को समझिएगा कि देखिए, इसमें दो तरह की बातें आती है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, ठीक है। दूसरी बात, कौन उसकी अध्यक्षता करता है। और दोनों जो बातें हैं ना, वो एक ही अनुच्छेद में उल्लिखित नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल जब यह पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है या कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ज्वाइंट सेशन का आयोजन होता है, तो ये सब जानता है आर्टिकल 108 है। लेकिन जब सवाल आपसे यह पूछा जाए कि उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का अध्यक्ष करता है, तो इसका सही जवाब 108 नहीं होगा। आर्टिकल 108 इसका सही जवाब ना होकर बल्कि आर्टिकल 118 है। हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी आप समझ जाइए कि अगर मैं बात करूं कि वास्तव में कौन सा ऐसा विधेयक है जिस पर संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था बुलाई जा सकती है। आपको पता है कि मनी बिल की अगर बात करें, हम धन विधेयक की बात करें, तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अधिकार ही अधिकार है। राज्यसभा को उस मामले में कोई अधिकार नहीं है। बस अधिकार सिर्फ इतना है कि वहां से वहां गया, यानी लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा गया और राज्यसभा उस पर क्या कर सकता है, उस पर जो है 14 दिन तक वो अपने पास रख सकता है। 14 दिन के भीतर भीतर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन उस पुनर्विचार को मानना या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करता है। राज्यसभा अगर 14 दिन के अंदर कोई ओपिनियन अपना नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। तो धन विधेयक के मामले में किसी तरह का कोई गत्यावरोध की स्थिति जो है उत्पन्न वहां पे नहीं हो सकती है। उसमें लोकसभा सर्वोपरि है और इसलिए यहां पर ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा कि अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, यानी ऐसा विधेयक जिसका उद्देश्य जो है संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना है, तो ऐसी स्थिति में भी किसी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होगी। यानी कि अगर संविधान संशोधन विधेयक के मामले में दोनों सदनों में किसी तरह का विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं होगी। और इसके पीछे भी लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि देखिए, संविधान का जो संशोधन है वो संशोधन बहुत बड़ा काम है, बहुत छोटा काम नहीं है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों का संशोधन सदन की उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होता है, यानी विशेष बहुमत से पारित होता है। और विशेष बहुमत से पारित होता है और उसमें दोनों सदनों को इक्वल स्टेटस इसलिए दिया, यानी लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा से भी पारित होना ही पड़ेगा। अगर राज्यसभा उस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि आर्टिकल 108 के अंतर्गत दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संविधान संशोधन के मामले में दोनों सदनों को, दोनों में देखिए फर्क क्या है कि अगर हम धन विधेयक की बात करें, हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करें, तो दोनों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि धन विधेयक जो है उसमें लोकसभा सर्वोपरि है, इसलिए राज्यसभा कोई ऑब्जेक्शन करे भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें लोकसभा जो है सर्वे सर्वा है, उसमें किसी तरह का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। दूसरी बात, जब हम संविधान संशोधन विधेयक की बात करते हैं, तो संविधान संशोधन विधेयक को दोनों का इक्वल स्टेटस है, दोनों को इक्वल राइट है। और इक्वल राइट होने की वजह से कि अगर लोकसभा
अगर जो है वो पारित करता है, राज्यसभा उससे सहमत नहीं है, तो वो पारित नहीं होगा, उसके लिए ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी बात, अगर हम साधारण विधेयक की बात करें, यानी ऐसा विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, ऐसा विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो वो सारे विधेयक क्या हो जाएंगे, साधारण विधेयक हो जाएंगे। और जो साधारण विधेयक है, ठीक है, जो साधारण विधेयक है, उस साधारण विधेयक के मामले में अगर ज्वाइंट सेशन आर्टिकल 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति बुलाता है, तो वो किस किस रूप में, कौन कौन सी शर्तें हैं जिसके आधार पर संयुक्त अधिवेशन का आह्वान दोनों सदनों के लिए किया जाता है। तो इसका जिक्र आर्टिकल 108 में, आर्टिकल 108 में ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 108 में शर्तें हैं, वो कह सकते हैं कि वो कारण है जिसकी वजह से साधारण संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। तो सवाल फिर ये उठता है कि वो कौन कौन से, मतलब कह सकते हैं कि स्पेस है, या वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो सबसे पहली बात कि क्या होता है कि लोकसभा उस साधारण विधेयक को पारित करता है, तो राज्यसभा के पास जाता है, राज्यसभा के कारण राज्यसभा ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन किया, तो इसमें क्या होता है कि दोनों के बीच कह सकते हैं कि वैचारिक जो मतभेद है वो मतभेद उत्पन्न हो गया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। कौन सा विधेयक, ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक, धन विधेयक नहीं है, ये संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, ये विधेयक कौन सा विधेयक हो जाएगा, साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में अगर कोई गत्यावरोध उत्पन्न होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की बात करेगा। दूसरी जो है जगह क्या है, दूसरा कारण क्या हो सकता है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, तो दूसरा कारण यह हो सकता है कि लोकसभा ने पारित कर दिया या राज्यसभा ने पारित कर दिया और दूसरे सदन के पास गया, तो दूसरे सदन ने उसमें संशोधन की जो है वो बात कही कि ये जो है कमी है, इसमें आप संशोधन करिए, तब फिर उसको पारित होगा। लेकिन जो पहला सदन जो उसे पारित कर चुका है वो उस संशोधन से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, गतिरोध उत्पन्न होगा, विवाद होगा, मतभेद होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन का आह्वान जो है वो किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने 6 महीने तक 6 मंथ्स तक उस पर कोई ओपिनियन नहीं दिया, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, 6 महीने के पूरे हो जाने के बाद फिर क्या होगा, ज्वाइंट सेशन का आह्वान किया जाएगा। यानी ये ध्यान रखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि जो एक सदन से पारित कोई साधारण विधेयक दूसरे सदन के पास जब जाता है, तो उस सदन के द्वारा कितने महीने तक कोई राय ना दिए जाने की स्थिति में फिर राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करता है, बुलाता है। यानी ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति जब तक 6 महीने नहीं बीतेगा तब तक वो किसी ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं कर सकता है। यानी कि जब लोकसभा से या एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन के पास जाता है और दूसरे सदन ने 6 महीने तक अपने पास अपना कोई ओपिनियन नहीं देता है, तो राष्ट्रपति 6 महीने के पहले ज्वाइंट सेशन को बुला नहीं सकता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। फिर क्या होता है कि जब ज्वाइंट सेशन होता है, तो ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 108 में नहीं है। इसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 118 में। और अनुच्छेद 118 ही ये कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 118 ही यह कहता है कि सदन का जो संयुक्त अधिवेशन होगा उस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी नहीं है तो सदन, यानी कि सदन इस बात को डिसाइड करेगा विधि के द्वारा कि वो किसे अध्यक्ष बनाना चाहता है, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में कौन अध्यक्ष का काम करेगा।
तो यही जो है सदन को जो अधिकार मिला है, इसी अधिकार के अंतर्गत सदन ने आर्टिकल 118 के अंतर्गत जो नियम बनाए हैं, उस नियम में ये बात कही गई है कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, और लोकसभा का अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति करेगा। ये पूरी बात मूल संविधान में नहीं लिखा है। मूल संविधान में लिखा है, ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष न रहने पे उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है, उसके बाद उपसभापति करेगा, सभापति नहीं करेगा। ये सब बाद के नियम हैं जो कि आर्टिकल 118 के अंतर्गत बनाए गए हैं, और इसे बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब सवाल आपसे यह पूछा जाए कि राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को बुलाता है, ज्वाइंट सेशन से संबंधित जो गतिविधियां होंगी, उन गतिविधियों के संचालन के लिए जो नियम है, उस नियम का निर्धारण राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से परामर्श करके, विचार विमर्श करके करेगा। यानी ज्वाइंट सेशन के लिए जो नियम होंगे या जो भी तरीके होंगे, जो भी प्रक्रिया होगी, इसका निर्माण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये सब जो नियम है, ये कौन बना? इसका बनाने का राइट राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति ये बात नहीं करती। ये नियम कौन बनाता है? ये नियम बनाएगा संसद। लेकिन ज्वाइंट सेशन जो होगा, वो ज्वाइंट सेशन जो है वो कहां पे होगा, ज्वाइंट सेशन की संचालन की प्रक्रिया क्या होगी, ये सब राष्ट्रपति क्या करते हैं? वो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से मुलाकात कर या विचार विमर्श कर, परामर्श करके वो जाके प्रक्रिया का निर्धारण करते हैं। तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन की जो गतिविधियां हैं उसका वो निर्धारण करते हैं। लेकिन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की जगह पे नहीं, अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो संसद विधि द्वारा जो निर्धारित करे वो करेगा। और ऐसी स्थिति में निर्धारित जो किया गया है आर्टिकल 118 के अंतर्गत संसद ने जो निर्धारित किया है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं होता है तो उपसभापति करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी को जो है आगे देखिए यहां पर कि यहां पे देखिए संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। इसके अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108 क्लियर हो गया, कई बार रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है, अनुच्छेद 108 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए कि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक के संबंध में नहीं बुलाया जाएगा। धन विधेयक यानी मनी बिल, ठीक है, मनी बिल, संयुक्त अधिवेशन ने धन विधेयक के मामले में लोकसभा का अधिकार सर्वोपरि है। अब यहां पे आप बोलिए कि लोकसभा को क्यों सर्वोपरि है, राज्यसभा को क्यों नहीं इस मामले में ज्यादा अधिकार दिया गया? तो वास्तव में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं यानी कि लोकसभा का जो सदस्य एक प्रकार से आप समझ जाइए जनता ही है। तो जनता ही तो तय करेगी ना कि कहां पे धन खर्च होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का जो अधिकार है वो सर्वोपरि है। राज्यसभा द्वारा उसे अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। इसके बाद वह उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसे लोकसभा ने पारित कर दिया है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद जो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 108 में ये बताया गया कि जो साधारण विधेयक है उस साधारण विधेयक के मामले में जिस ज्वाइंट सेशन की बात की गई है वो ज्वाइंट सेशन किस किस तरीके से या किस किस आधार पे पारित हो सकता, बुलाया जा सकता है, सॉरी। तो पहला हो जाएगा यदि विधेयक को दूसरे सदन, अब यहां पे देखिए यहां पे ये नहीं लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा, दूसरा सदन यानी पहले राज्यसभा में रखा गया तो दूसरा सदन लोकसभा हो जाएगा। अगर पहले लोकसभा में रखा गया तो दूसरा सदन राज्यसभा हो जाएगा। तो यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो एक तो हो गया अस्वीकार करने पर, दूसरा है विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में, यानी कि संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए।
एक तो अस्वीकार कर दिया गया, और अगर किसी सदन ने उसमें संशोधन किया और दोनों उसमें मामले में आपस में भिड़ गए, लड़ गए, या विवाद हो गया, मतभेद हो गए। यहां पे भिड़ना लड़ने का मतलब ये नहीं कि मारपीट गया, मतलब कि विवाद हो गया, तो विवाद हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर जो है, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पर सवाल जो है बनते हैं और बनने की संभावना रहती है, कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गए। यानी नियमों के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक के पारित ना हो पाने की 6 माह की अवधि के बाद ही राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, यहां से लेकर यहां तक, कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक कहने का मतलब है साधारण विधेयक के पारित ना हो पाने की 6 माह की अवधि के बाद ही राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, उससे पहले नहीं। ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए साधारण बहुमत द्वारा पारित। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो ज्वाइंट सेशन जब हो जाता है, जब बुलाया जाता है, तो ज्वाइंट सेशन में उसी विधेयक पे चर्चा होगी और वहां पर साधारण बहुमत से पारित होता है। इस बात को समझिएगा, साधारण बहुमत का मतलब 50% प्लस 1। ठीक है, साधारण बहुमत से पारित होगा, तो उसमें होगा क्या कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है। लोकसभा में आप समझ जाइए कि अभी मतलब जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट जो है वो प्रसारित की थी, और राज्यसभा की बैठक का उसमें दिखाया गया था। टोटल जो है मतलब 52 में सबसे पहले बैठक हुई, और उसके बाद आज जो है वो क्या है कि 2020 है। ठीक है, तो 2020 है, तो करीब करीब 52 जो है 52 में हुआ था, उधर हो गया 48, और इधर 20, करीब करीब 68 साल 68 ईयर्स के पूरे होने पर, ठीक है, राज्यसभा की बैठक के 68 ईयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में मई के आसपास में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक रिपोर्ट दी थी। उसमें यह दिखाया था कि जो 68 साल का इतिहास है, उस 68 साल के इतिहास में राज्यसभा में अधिकांश जो वर्ष है उसमें जो सदन का, ठीक है, सदन जो लोकसभा में जिसे बहुमत रहा और जो सरकार बनाई है, उस सरकार का मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं रहा है। आप इस बात को समझिएगा कि लोकसभा में बहुमत है, जैसे आज है, आज बीजेपी को लोकसभा में, एनडीए को लोकसभा में बहुमत है, बट राज्यसभा में बहुमत नहीं है। लेकिन ये कोई अनायास नहीं है, ये कोई बहुत अजूबा चीज नहीं है। वेंकैया नायडू जो भारत के उपराष्ट्रपति, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा, अपने एक स्पीच में ये कहा कि 68 साल का जो राज्यसभा का अपना जो इतिहास है, उस इतिहास में शायद 39 साल की बात उन्होंने बताया कि उसमें मैक्सिमम जो वर्ष है, वो मैक्सिमम वर्ष में राज्यसभा में उस दल को बहुमत नहीं रहा जो लोकसभा में जिसे बहुमत मिला, और जो सरकार बना रही है, सरकार बनाकर चला रही है, लेकिन उससे राज्यसभा में। तो वेंकैया नायडू ने फिर ये कहा कि इतना मतलब सोचिए कि बहुमत वहां यहां नहीं है, बावजूद इसके राज्यसभा ने अगर बिल सही है तो उसके मामले में टांग नहीं अड़ाया, गत्यावरोध उत्पन्न नहीं किया, और राज्यसभा में पारित हुए हैं। ऐसी स्थिति में भी पारित हुए हैं जबकि लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल है वो राज्यसभा में बहुमत उसको हासिल नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि सामान्य स्थिति में यहाँ पर भी बहुमत से, यहाँ भी बहुमत से, लेकिन जब बहुमत जब जो है गतिरोध हो गया, तो गतिरोध हो गया तो मिल गए, जब मिल गए तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त जो दल होगा उस दल का पलड़ा भारी हो गया, और वो फिर वहां, और साधारण बहुमत से पारित होना है, तो साधारण बहुमत से फिर आसानी से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केस होता है जब इस तरह का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और आप इस बात को समझिएगा कि भारत के इतिहास में अब तक जो है ज्वाइंट सेशन 3 ही बार बुलाए गए। ठीक है, वो ज्वाइंट सेशन 3 बार बुलाए गए, इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में थोड़ा सा और भी जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे समझिए कि संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना राष्ट्रपति देता है। बात ध्यान रखिएगा, कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अनुसार, 108 के अंतर्गत दिए जाने के साथ ही सदन उस विधेयक पर आगे की कार्यवाही बंद कर देगा। यानी राष्ट्रपति ने जैसे ही देखा कि गतिरोध है, तुरंत जो है आह्वान किया, तो विधेयक पर जो सदन अलग अलग जो कार्रवाई कर रहा था वो क्या करेगा, बंद कर देगा। यदि सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में ही हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट,
जो सवाल जो आते हैं ना, आप देखिएगा कि सवाल यूपी पीसीएस वगैरह सब में वो इस रूप में भी आए थे कि एक दे दिया, दो दे दिया और विचार करना था। लिखा था कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो सही, दोनों सही है, ना ही एक और ना ही दो सही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर क्या है कि ये चीज जो है ये बता रहा है कि संयुक्त अधिवेशन का आह्वान जो है वो किया गया और इस बीच लोकसभा का विघटन हो गया। तो क्या फिर वो संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा? होगा, वो संयुक्त अधिवेशन होगा और उसमें जो विधेयक पारित होंगे वो कानून बनेगा। ये चीज ध्यान में रखना है। वही इसमें जिक्र किया है कि संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाने के साथ ही सदन उस विधेयक पर आगे की कार्यवाही बंद कर देगा। यदि सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में ही हो जाता है तो भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेंगे। अब आप इस बात को समझिएगा कि मैं इसलिए लिखित रूप में यहां पर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं कि ताकि जो एक और दो दिया हुआ है, एक सही दो सही, वो सब आप आसानी से कर सके एग्जाम में। ये बहुत ही जरूरी है। तो पारित हो सके यदि दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा। इसको याद रखिएगा कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत की अगर बात आती है ना, तो इसको कहेंगे साधारण बहुमत। ठीक है, इसको सिंपल मेजॉरिटी कहा जाएगा, साधारण बहुमत। और यह साधारण बहुमत क्या हो जाएगा कि उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी 543 सदस्यों का बहुमत नहीं देखा जाएगा। यहां पर उस दिन उपस्थित जितने हैं, यानी उपस्थित कितने हैं, मान लीजिए 543 है, 543 में आप सपोजेड वो क्या है कि 300 सदस्य उपस्थित है उस दिन, और 300 सदस्य में भी कोई जरूरी नहीं है कि सब मतदान करे ही। उसमें से 50 सदस्यों ने मतदान से अपने को अलग कर लिया, तो उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी उपस्थित तो 300 है लेकिन मतदान कितने कर रहे हैं, 250। तो 250 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% प्लस वन, यानी 250 लोग अब मतदान कर रहे हैं तो उसका 50% 125 हो जाएगा, प्लस वन यानी 126 सदस्य ने अगर उसको जो है पारित कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। तो ये है साधारण बहुमत। जब हम पूर्ण बहुमत की बात करते हैं, जब हम फुल मेजोरिटी की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% प्लस वन। ठीक है, कुल सदन संख्या का 50% प्लस वन, यानी कि 543 का 50% जितना भी होगा, 270 हो गया, 271, 272 के आसपास जो है वो क्या कि चाहिए होगा उसमें। ठीक है, तभी जाके जो है वो क्या कि वो पारित हो पाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है साधारण बहुमत से पारित होता है, ये पूर्ण बहुमत से पारित नहीं होता है। इस बात का, और विशेष बहुमत की तो खैर बात ही नहीं है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है, फिर से एक बार कह रहा हूं कि जब दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसमें साधारण बहुमत से वो जो विवादित विधेयक रहता है वो पारित हो जाता है, और इसके लिए लोकसभा के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको पारित करना। ठीक है, और आप समझिए इतना सिंपल है, इतना आराम से पारित हो सकता है, इसलिए बार बार इसका आह्वान भी राष्ट्रपति नहीं करता है, राष्ट्रपति सोच समझ के करता है। अब देखिए अनुच्छेद 108 और 118 की जो बात मैं कर रहा था ना, ये जरूर देखिए हमने अलग से इसका टॉपिक बनाया ताकि आपके दिमाग में एक अलग से इसका एक इंप्रेशन रहना चाहिए कि अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, किंतु इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 118 में किया गया। यही तो बात मैं बता रहा था ना कि 108 के अनुसार वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन, अध्यक्षता जो करेगा वो 18, ठीक है, 18 में किया गया, ना कि अनुच्छेद 108। यहाँ पे जो है ना 108 होगा, सॉरी, यहाँ पर जो है ना कि अनुच्छेद 108 में, यहाँ पे अनुच्छेद 118 में किया गया, ना कि अनुच्छेद 108 में। क्लियर हो गया। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति, यानी अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जब मूल संविधान की बात की गई थी तो मूल संविधान में सिर्फ इतनी बात की गई थी कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा
तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर अध्यक्ष नहीं है या उसकी अनुपस्थिति में कौन व्यक्ति करेगा? संसद अपने नियम के द्वारा निर्धारित करे। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में ही किया गया। यानी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर वो नहीं होगा तो कौन करेगा? यह बात तय कौन करेगा? संसद एक नियम बनाकर उसको तय करेगा। यह ध्यान रखिएगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में ही किया गया। यानी ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान है उसमें सिर्फ इतनी बातें आर्टिकल 118 में कहा गया था कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लेकिन अगर वो अनुपस्थित है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में संसद क्या करे? आर्टिकल 118 ही उसको कहता है कि तुम्हें राइट है कि तुम निर्धारित करो, तुम नियम बनाओ अपने सदस्यों के साथ मिलकर कि उसके अनुपस्थिति में कौन करेगा। और तब उसी आर्टिकल 118 के अंतर्गत संसद को जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, उसी के तहत उसने ये नियम बनाया कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, और अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और वो भी अगर नहीं है तो उपसभापति करेगा, और वो भी अगर नहीं है तो फिर संसद फिर कानून बनाएगा, फिर उसी के हिसाब से करेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ध्यान रखना है कि वो संसद को राइट है। और ये सारी जो बातें है ना, इसका जिक्र किसमें किया गया? आर्टिकल 118 में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद देखिएगा, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहे तो वही है जो नियम बनाएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो संसद अपने नियम के द्वारा निर्धारित करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 118 में ही किया गया है। इसी के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए स्वयं नियम बना सकेगा। यानी कि संसद में देखिएगा कि उसकी जो प्रक्रिया है सदन की कार्रवाई संचालन के लिए बहुत सारे नियम हैं, तो सारे नियमों की चर्चा अनुच्छेद में नहीं किया गया। अनुच्छेद 118 में इस बात का जिक्र है कि संसद के प्रत्येक सदन को इस बात का राइट है कि वो क्या करे, कि वो खुद जो है तय करे कि संसद के सदन की गतिविधियों के संचालन के लिए क्या क्या नियम है। तो आर्टिकल 118 में प्रक्रिया के नियम की बात की गई है। ठीक है, अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए स्वयं नियम बना सकेगा। संविधान द्वारा प्रदान किए गए इसी अधिकार के अंतर्गत संसद ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, अब यहां से समझिए, यहां से सवाल जो आपका जिक्र कर चुका हूं मैं, लेकिन मैं फिर से भी पढ़ दे रहा हूं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष, और यदि वह भी ना रहे तो राज्यसभा का उपसभापति इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। यानी राज्यसभा का सभापति कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि संयुक्त अधिवेशन के नियम एवं राष्ट्रपति। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे नियम ये बना रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा तो फिर कौन करेगा, ये नियम पूरा। साथ में सदन की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई का संचालन सामान्य दिनों में कौन करेगा या कौन से नियम के अनुसार होगा वो सदन डिसाइड करेगा। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन की बात आएगी तो अनुच्छेद 118 के अनुसार ही राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित, उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। समझ में बात आ रही है? ये एकदम अलग से दिया गया है, इसको अलग से हमने जो है एक पेज में हमने आपके लिए जो है प्रस्तुत किया ताकि आप इस बात को बहुत आराम से समझ सकें। ठीक है, अब संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार है हमने आपको बता दिया कि कुल 3 बार किया गया है। और वो क्या है, 9 मई 1961 ईस्वी में दहेज निषेध विधेयक के विरुद्ध जो है, ठीक है, 16 मई 1978 ईस्वी में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के विरुद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद 26 मार्च 2002 ईस्वी में आतंकवाद निवारण विधेयक, ठीक है, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था। ये वास्तव में ये जो पोटा था ना, ये
टाडा जो है वो क्या है कि जब लाया गया तो टाडा को 1995 ईस्वी के आसपास में उसको बंद कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ 2002 में जो है, तो 2001 या 2002 में, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि पोटा जो है वो क्या है कि पारित किया गया था, ठीक है। तो इस मामले में जो सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ था उस समय, और इसके बाद बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1918 में, दहेज निषेध विधेयक है, यानी कि दहेज निषेध, दहेज का जो दंड है वो दंड किन परिस्थितियों में दिया जाएगा, इस बात को लेकर विवाद था, तो उसके लेकर भी ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, ज्वाइंट सेशन ये सब बुलाया गया। तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर चुके हैं। 9 मई 1961 ईस्वी में दहेज निषेध विधेयक के विरुद्ध हो गया। इसके बाद 1978 ईस्वी में बैंकिंग सेवा, ठीक है, बैंकिंग सेवा कमीशन बिल के लिए मोरारजी देसाई के समय, तथा 26 मार्च 2002 ईस्वी में आतंकवाद निवारण विधेयक यानी पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ दे दिया है कि दहेज निषेध विधेयक क्या है, ठीक है। अब देखिए यह विधेयक लोकसभा राज्यसभा के सामने पेश हुआ, परंतु इस विधेयक की कुछ धाराओं को लेकर राज्यसभा तथा लोकसभा के बीच मतभेद था, जिसे दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में दहेज लेने और देने पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोकने के लिए दंड विधेयक लाया गया। दोनों के संयुक्त अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया। देखिए यहाँ पे जो पिंक कलर का किया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब ध्यान रखिएगा कि यदि विवाह किसी शर्त पर तय होता है तो वह दहेज का रूप है और वह दंडनीय होगा। यानी विवाह जो है किसी शर्त पर नहीं होना चाहिए, कोई शर्त अगर वहां पे तय होती है तो ऐसी स्थिति में वो दहेज का रूप है और वह दंडनीय होगा। और ये संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके पहले थोड़ा सा विवाद था लेकिन फाइनल हुआ, और मई 1961 में दहेज निरोधक कानून पारित किया गया और जुलाई 1961 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। इससे थोड़ा सा डेट वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हमने आपको बता दिया, ये है। इसके बाद बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक है। 1977 में राज्यसभा ने बैंकिंग आयोग विधेयक को नामंजूर कर दिया था, जिसे लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी थी। मई 1978 में संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई, जहां बैंकिंग आयोग विधेयक को कुछ संशोधनों के बाद पारित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आतंकवाद निवारण विधेयक है। ये जो पोटा है ये टाडा कानून, ठीक है, के स्थान पर लाया गया था, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया था। और टाडा का फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट। और जब हम पोटा की बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो जाता है। तो पोटा संसद में हुए हमले के बाद, ध्यान रखिएगा, पी से जो है पोटा है, पी से पोटा है और पी से पार्लियामेंट पर हमले के बाद फिर कौन सा अधिनियम, कौन सा एक्ट आया था, पोटा। तो पोटा संसद में हुए हमले के बाद बनाया गया था। 2002 में पोटा कानून बनने के पूर्व इसे अध्यादेश के रूप में, ठीक है, लाया गया था। पोटा के राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टियों सहित अन्य विरोधी दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। यही कारण था कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष इसे पारित नहीं करवा सका था। इसके बाद सत्तारूढ़ दलों ने संयुक्त अधिवेशन बुलाकर इसे पास करवा लिया। 2004 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। समझ में बात आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हमने संयुक्त अधिवेशन के संबंध में आपको डिटेल में जानकारी दी। उम्मीद करता हूं कि यह भी पेशकश आपको पसंद आया होगा और इसका कई बार रिवीजन करके धीरे धीरे आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और ब्रशअप करते रहिए, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कितना साइंटिफिक, पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर लिखी हुई बातें हमने ये सोचा कि जो नहीं आता है कि प्रश्न 1 और 2 में कौन सही है, कौन कथन कारण से रिलेटेड सवाल आते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअली जब आप लिखी हुई चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हो तो वो एकदम दिमाग में बेहतर तरीके से स्थापित हो जाए। पहले बोल कर समझा दिया, फिर वही चीज़ें लिख कर आपको नोट्स बनाना है तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बनाते जाइए, अपने आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।